नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कल बिहार पुलिस के सेट 1 करवा रहा था, जिसमें क्वेश्चन नंबर जो है, एक सेकंड थोड़ा कलर चेंज कर लूं क्योंकि आप लोगों को कलर थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, कल आप लोगों को जो मतलब क्वेश्चन करवाए थे वो क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 50 तक करवा दिए थे, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक करवा दिए थे और आज हम लोग को 50 से लेकर के 100 तक करना है, ठीक ना। देखिए, हम एक बात बताते हैं आपको, हम लोग एक दिन में हम लोग पूरा 100 तक करना, ऐसे करने का तो संभव है, लेकिन हम लोग एक दिन में मतलब का पूरी तरीके से 100 तक क्वेश्चन करना, मतलब 1 से लेकर 100 तक करना थोड़ी सी तो आसान है, लेकिन हम लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं बताता हूँ सुनो। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग को पूरा फुल मतलब इसका डिस्कशन भी करना होता है, तो डिस्कशन के लिए हम लोग के लिए पास तो टाइम होना चाहिए। अब मैं क्या करूँगा कि एक वाला सवाल करवा करके उसका एक के डी होगा बेटा करके आपको आगे निकल जाएंगे, लेकिन आगे क्या होगा कि आप लोग को परेशानी इस बात से होगा कि उससे रिलेटेड सवाल जब आएगा तो दिक्कत में फंसा देगा। इसीलिए आप लोगों को पूरा लेकर के चलना है। तो अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखें जो जिसमें 1 से लेकर के हम 50 तक करवाएं, तो देख लीजिएगा। वो ये वाला वीडियो है, इसका हम मतलब इसका उसमें थंबनेल ऐसा लगा हुआ होगा और उस इसका जो है ना मतलब कि लिंक मैं इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं बिना समय गवाए। आज हम लोग 50 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 50 से सवाल आप लोग को ये रहा, ठीक है। 50 वाला सवाल मैं बता दिया था 50। हाँ, एक बात और आप लोग को कि आप लोग मतलब इस जो भी मतलब आप लोग सेट लगाते हैं ना, उसमें कितना सही होता है कितना गलत होता है वो बताइएगा ज़रूर। इससे आप लोगों को थोड़ा सा मतलब कि जैसे 50 क्वेश्चन लगाए, उसमें आपको सही कितना वो आप ज़रूर बताइए, ठीक ना। चलिए आगे लेकर चलते हैं। तो ये 50 वाला जो सवाल है, ये 50 वाला सवाल आप लोगों को करवा दिए थे कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण में संपोषण में आवश्यक तत्व कौन सा है, तो आपको कैल्शियम हम करवा दिए थे, ठीक ना। चलिए इसको आगे लेकर के चलना था आज हम लोग को। इसका अगला सवाल ये है, क्वेश्चन नंबर 51 अगला सवाल है। और अगला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा पूरी तरीके से। और ये सवाल कहता क्या है से सुनो। सवाल कहता है 51 नंबर सवाल कहता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, यानी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है वो है एक निलंबन है, तो किसका है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग को याद है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है Mg और OH लगा करके यहाँ पे 2 लगता है ना। आप लोग को फार्मूला याद होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में जो ये होती है ना, Mg का तो हो गया मैग्नीशियम, है ना। और इसको कहा जाता है हाइड्रा ऑक्साइड। तो हमको हो गया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। कलर चेंज कर लें, चलिए कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो खोजो ऑप्शन कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, बी में कह रहा है मीडियम, हाँ यही तो है मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड, ठीक है। चलिए मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड आप लोग को याद रखना है, चलिए ठीक है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगला सवाल आप लोग को ध्यान देना है कि इसका जो pH मान होता है वो मुझे जहाँ तक याद है कि 10.5 होता है या 14 नहीं होता है, 10.5 के पार ही होगा या 10.5 होता है, यानी सबसे ज़्यादा pH मान लगभग इसी का होता है, ठीक ना। pH मान की अगर हम बात करें तो pH मान pH स्केल जो pH स्केल होता है, pH स्केल आप लोग ध्यान से बात को सुनिए। pH स्केल में जो मान होती है वो 0 से लेकर के, ठीक है, 0 से लेकर के 14 तक होते हैं, जिसमें बीचों बीच में क्या होता है 7 होता है। 7 से कम रहेगा तो एसिड कहलाता है और 7 से ज़्यादा रहेगा तो बेस कहलाएगा। जिसको 7 से कम रहता है तो हम लोग अम्ल कहते हैं, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार कहते हैं, ठीक है। लेकिन पूरे 7 रहता है तो उदासीन यानी न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। और इसका जो इस स्केल को pH स्केल को जो दिए थे उसका नाम क्या था, उसका नाम था सर हॉन्सन। याद रखना नाम, आपको नाम या ध्यान रखना है कि pH स्केल का जो खोज किए थे उसका नाम क्या था, सर हॉन्सन, ठीक है। अच्छा, pH का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। एक सेकेंड वहाँ पे थोड़ा सा पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से। अगला सवाल कह रहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के आप लोग अगर फार्मूला याद रखें तो CuSO4
हाफ H2O, ये इसका फार्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो इसमें पहली बात करें तो Ca होता है, आई थिंक मुझे जहाँ तक लगता है Ca होता है, Ca होना चाहिए। आप लोग को याद है तो आप लोग इसका अगर गलत बता रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है इससे, मुझे जहाँ तक याद है Ca होता है, ठीक है। Ca से क्या हो गया, कैल्शियम। तो हमको सबसे पहले बात ध्यान रखना है कैल्शियम, और ये जो होता है इसको कहते हैं सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट कहाँ है से देख लो, कैल्शियम सल्फेट, सर कैल्शियम सल्फेट हीमोहाइड्रिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में मिलेगा जा करके, ऑप्शन नंबर सी में आपको आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आप लोग को ध्यान से रख लीजिएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 बताइए, क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से। 53 क्या कह रहा है से, 53 कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील किसका एक मिश्र धातु है। तो ये जो है वो आपको जा करके ध्यान रखना है कि ऑप्शन जो है इसका, वो ऑप्शन आप लोग को ध्यान रखना है, ये लोहा, कार्बन और जिंक है। आप बाकी जा करके आपको लोहा, जिंक, मैग्नीज है, बाकी जा करके लोहा, फोर्मियम और निकेल है, और लास्ट में लोहा, क्रोमियम और कार्बन है। तो आप लोग को याद रखना है कि इसका जो आंसर है वो सही हो जाएगा लोहा, क्रोमियम और कार्बन। चलिए बहुत खूब, चलिए 53 हो गया। 54 आगे लेकर के चलते हैं। आप लोग अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को मैं बता दूं कि मैं डेली बिहार पुलिस का सेट करवा रहा हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, ताकि आप लोग भी हमारे इस तैयारी के साथ में जुड़े रहिएगा, तो कहीं ना कहीं आप लोग को भी फायदा होगा, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। बोला कि कांच को नीला रंग, एक सेकेंड, पिछला सवाल में कुछ चलते हैं। अच्छा पिछला सवाल के यहीं लिखते हैं, ठीक है। पिछला सवाल क्या था, मिश्र धातु। इसको बनाने से पहले पिछला सवाल के बारे में बात करते हैं। मिश्र धातु यही था। मिश्र धातु में आपको पूछेगा, मिश्र धातु में ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, पहला इंपॉर्टेंट है वो है पीतल, ठीक है, क्या है पीतल, और दूसरा इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है कांसा। तो ध्यान से इसको याद रखना, पहला इंपॉर्टेंट पीतल और दूसरा इंपॉर्टेंट है कांसा। कहता है कि बताइए पीतल जो है वो किसके किसके मिश्र धातुओं का बना होता है, पीतल किसके किसके मिश्र धातुओं का बना होता है। तो ध्यान रखना पीतल में इसका ट्रिक याद रखना, आप लोग को बता रहे हैं। ट्रिक है इसका पिताजी, ठीक है। ट्रिक क्या है इसका, ट्रिक है आप लोग का इसका जाकर के पिताजी, ठीक है। पी से हो गया पीतल, पीतल, ता से हो गया तांबा, तांबा, और जी से हो गया जिंक, क्या हो गया जिंक, ठीक है। तो पीतल किसका किसका मिश्र धातु है, तो तांबा और जिंक का है, ठीक ना। याद रखना आप लोग को ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि पी से पीतल, यानी आपको ये भी याद नहीं रखना है कि किसका ट्रिक याद कर रहे हैं, और बाकी आपको ये भी याद हो जाएगा कि ट्रिक का जो हमको आंसर है वो क्या होगा। तो आंसर पीतल मतलब बनेगा, और क्या क्या मिलाने से बनेगा, तो तांबा और जिंक मिलाने से बनेगा। और एक छूट गया कांसा, तो कांसा जो है वो तांबा और टीन को मिलाने से बनता है, तांबा प्लस टीन, ठीक है। तांबा और टीन को मिला दीजिएगा तो कांसा बनेगा। और अगर हम आपको जा कर के पीतल बनाना है, पीतल बनाना है हमको, तो बनाना पड़ेगा तांबा प्लस आपको जा कर के पिताजी, तांबा प्लस जिंक बनाना पड़ेगा, ठीक है, मिलाना पड़ेगा। यानी कि तांबा और जिंक को अगर मिलाते हैं हम लोग तो क्या बनेगा, तांबा और जिंक मिलाते हैं तो जा कर के हम लोग को ये बन जाएगा, आप लोग को क्या बन जाएगा, तांबा और जिंक मिलाते हैं हम लोग का तो बन जाएगा, तांबा और जिंक मिलाते हैं तो पीतल बन जाएगा, और कांसा को बनाना तो तांबा और टीन मिलाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए बहुत खूब, आगे लेकर चलते हैं आप लोग को, ठीक है। देखिए अब इसका सवाल दीजिए आंसर 54 नंबर का, 54 नंबर सवाल का आंसर दीजिए। आप लोग क्या दीजिएगा से, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर दीजिए क्या है, बोला कि कांच को, क्या सवाल कर रहा है यहाँ पे देखिएगा, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है। यानी कांच जो है वो नीले रंग का हो जाता है, इसको कौन नीला रंग कर देता है, ठीक है। तो कांच का जो नीला रंग है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण होता है भैया, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है इसका रंग। कांच का नीला रंग जो है वो कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है, ठीक है। चलिए बहुत खूब है ना। और इसमें अगर हम बात करें तो ये आपको चूना पत्थर जैसा काम करता है, मतलब अगर इसको हम बात करें
तो चूना पत्थर जैसा ये काम करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर आपको ध्यान रखना है कोबाल्ट ऑक्साइड ध्यान रखना है, तो कोबाल्ट ऑक्साइड ऑप्शन नंबर कहाँ है? कोबाल्ट ऑक्साइड सर ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है। चलिए बहुत खूब, आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, अगला सवाल क्या है? ऑप्शन नंबर, अगला सवाल देखिएगा, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं आप लोगों को 55। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान लगा के पढ़ना, ठीक ना। बोला कि रक्त स्कंद में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? यानी कि जो रक्त स्कंद है, रक्त स्कंद कहने का मतलब होता है कि जो रक्त है वो मतलब कि रक्त का थक्का नहीं बनता है, मतलब कि वो खून बहते रहेगा। अगर कहीं का टूट जाता है तो खून बहते रहता है, तो वो कौन सा विटामिन बहेगा, ठीक है, ऐसा किस विटामिन होता है? तो चलिए एक करीस आप लोग को दिखाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये इधर लिखते हैं विटामिन और इधर लिखते हैं उससे कमी होने वाले रोग, ठीक है। इससे अगर हम बात करें तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी होता है, रतौंधी, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि सब ब्लैक है, तो थोड़ा सा ए की कमी से हो गया रतौंधी। बी की कमी से जो होता है वो होता है बेरी बेरी। क्या होता है भाई? बेरी बेरी, ठीक ना, याद रखना। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी बेरी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। अब विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो रिकेटस नामक बीमारी होता है। रिकेटस क्या होता है? तो वो हड्डी जो है वो कमज़ोर हो जाता है। अगर रिकेट मतलब इसमें आपको ध्यान रखना है, रिकेटस में क्या होता है कि हड्डी कमज़ोर होता है। अगर आप सूरज के धूप को मतलब सुबह सुबह लेते हैं तो रिकेटस बीमारी ठीक हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, डी तक बता दिए। लेकिन जो ई होता है, विटामिन ई जो होता है, विटामिन ई वो क्या करता है? विटामिन ई देखिए, विटामिन ए बी सी डी ई जो है ना वो क्या करता है? तो ये बांझपन में कुछ मतलब की बातों को करता है। बांझपन यानी विटामिन ई की कमी से बांझपन होने की शिकायत है। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? तो ये रक्त का थक्का नहीं जमता, यानी रक्त से संबंधित जो है वो विटामिन के है, ठीक ना। तो इस अगर क्वेश्चन का आंसर अगर आपसे पूछने जाएँ हम, तो आप इसका आंसर क्या दे दीजिएगा? इसका आंसर आप दे सकते हैं विटामिन के, ठीक है, विटामिन के, ठीक है। बोला कि रक्त स्कंद, क्वेश्चन दिख रहा है, रक्त स्कंद जो है उसमें कौन सा विटामिन रहता है? तो विटामिन के रहेगा आपका, इसको आंसर लगा लेना, ठीक है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। अगला सवाल देखिए ध्यान से। साइंस में बहुत ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है, लेकिन इसमें बिहार पुलिस में ज़्यादा लेकर चलता है। हाँ, अगर आप लोग इसी प्रकार एसएससी जीडी की भी अगर सीट चाहते हैं, मतलब एसएससी जीडी का भी तो आप लोग का ये आ रहा है, बहाली आ रहा है ना, एसएससी जीडी का भी बहाली आ रहा है। मैं खुद एसएससी जीडी क्वालिफाइड हूँ, ठीक है, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। एसएससी जीडी में भी क्वालिफाइड हूँ और अच्छा खासा नंबर मेरा भी आ चुका है। तो आप लोग अगर एसएससी जीडी में भी अगर आप लोग को ये करना, मतलब सेट मरवाना, मतलब सेट इसमें सोल्व करवाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो हमको मैसेज जरूर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं। इसका सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, 56 नंबर सवाल। मतलब किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध पीला होता है? बहुत बीबीआई सवाल भाई, बहुत बीबीआई सवाल, बिहार पुलिस के बच्चे इसको ध्यान रखिएगा, ठीक ना। क्या कह रहा है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध जो है वो पीला होता है? तो याद रखना, गाय के दूध जो पीला होता है वो कैरोटीन के कारण होता है, ठीक ना। याद रखना कि गाय का जो दूध है इसका रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। चलिए दूध आ गया बात, तो दूध में कौन सा अम्ल होता है इसे बताइएगा। दूध में कौन सा अम्ल होगा वो ज़रूर बताइएगा आप लोग कि दूध में कौन सा अम्ल होता है सर। तो दूध में आपको जो अम्ल है वो कौन सा अम्ल होता है? चलिए पहला बताइए कि दूध में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी बताइएगा स्पीड में, ठीक है। दूध में कौन सा अम्ल होता है बाबू, जल्दी बताना आप लोग, ठीक ना। तो दूध में जो अम्ल होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल, ठीक है। लैक्टिक क्या हो सकता है? लैक्टिक कैसे लिखाएगा? लैक्टिक होता है, आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है लैक्टिक होता है सॉरी, लैक्टिक का होता है, ठीक है, लैक्टिक अम्ल याद रखना, ठीक ना। दूध में कौन सा अम्ल? तो लैक्टिक अम्ल, ठीक ना। चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोग को। आप कहाँ से गया जी सवाल हो गया ना, 57 नंबर देखिएगा। मतलब एंजाइम का मूल रूप क्या है? एंजाइम जो है इसका मूल रूप क्या है? तो एंजाइम का मूल रूप जो है मेरे भाई, वो एंजाइम का मूल रूप प्रोटीन होता है, याद रखना। ये बहुत अपने आप में बीबीआई सवाल है कि एंजाइम का मूल रूप क्या होता है? तो एंजाइम का मूल रूप जो है वो प्रोटीन होता है, ठीक ना। चलिए बहुत खूब सभी बच्चे के सही है, ठीक ना। चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। चलिए अच्छा एक बात बताइए,
जो हम लोग को लार ग्रंथि है, लार जो हम लोग को लार ग्रंथि, इससे कौन सा एंजाइम निकलता है? ये सवाल अपने आप में इम्पोर्टेंट है कि सर लार ग्रंथि से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, एक बार ज़रा लिखवा देते तो ठीक रहता। ठीक है, तो ज़रा आप लोग लिख लीजिएगा कि लार से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, लार से, ठीक ना। तो लार से पहला एंजाइम निकलता है जिसका नाम है टाइलिन। ठीक है, क्या नाम है इसका? नाम है टाइलिन, ठीक ना। और जो दूसरा एंजाइम निकलता है उसका नाम है माल्टोज। क्या नाम बताएं? माल्टोज नाम है, ठीक है, माल्टोज। और जो अगला नाम है वो है बस यही दो ये को निकलता है, ठीक ना, ये ध्यान रखना, ठीक ना। आप लोग इसको ध्यान रखना है कि इसका से क्या बोलते हैं, लार से कितना एंजाइम निकलता है? तो लार से बाबुआ, लार से जो है वो जा कर के आपको यही एंजाइम निकलता है, टाइलिन तथा माल्टोज, ठीक है, याद रखना। अगला सवाल देखिए, बोला कान की कितनी हड्डी होती हैं? कान में जो हड्डी है वो कितनी हड्डी होते हैं? तो कान में अगर हम बात करें तो कान में 6 हड्डी होते हैं। कितने हड्डी होते हैं? कान में 6 हड्डी होते हैं। तो 6 है कहाँ भाई? अगर आप लोगों को दिख रहा है तो बताइए। 6 देखिए ऑप्शन नंबर सी में, ठीक ना। कान में कितना हड्डी है? 6 हड्डी है, ध्यान से देखिएगा। अच्छा हम बात करें तो एक कान में, देखिए दोनों मिला के बात कर रहा है, दोनों कान मिला के बात कर रहा है 6, देखिए। लेकिन अगर एक कान बात करें तो एक कान में 3 हड्डी होता है। अगर आपको नाम हम लिखाने की बात करें तो तीनों का नाम लिख सकते हैं। पहला का नाम है मैलियस, नाम याद रखिएगा, मैलियस। पहला हड्डी का नाम क्या है कान में? मैलियस, ठीक है। और दूसरा का नाम है इंकस, दूसरा का नाम क्या है? इंकस। और तीसरा हड्डी का नाम है अस्टेपिज। क्या नाम है? अस्टेपिज नाम है। आपको अगर बढ़िया से याद होगा अस्टेपिज के बारे में तो मानव शरीर के सबसे छोटा हड्डी कौन सा है? मानव शरीर के सबसे छोटा हड्डी अस्टेपिज की हड्डी होती है, ठीक ना। चलिए इसका आंसर तो आपको हो गया। लेकिन अगर हम सबसे बड़ा बात करें तो सबसे बड़ा जो होती है वो होती है फीमर की हड्डी। याद रखना, फीमर की हड्डी कहाँ होगा? तो ये जांघ में होता है। कहाँ होता है? जांघ में होता है, याद रहेगा। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब। तो इसका आंसर कितना हो गया? इसका आंसर हो गया 6, ठीक है। चलिए बहुत खूब। अगला सवाल देखिएगा, बोला कि पौधे में जाइलम जो है ऊतक निम्नलिखित में से किस पदार्थों का संवहन करता है? तो ध्यान से देखिएगा, जाइलम, ज से जाइलम और ज से जल, याद रखना आप लोग, ज से जाइलम और ज से जल। तो ये जो संवहन करेगा वो जल को करेगा। किसको करेगा? जल को करेगा। बहुत खूब, आप लोग को याद रखना, ठीक है, याद रखना इसको बाबू। अगला सवाल देखिए 60 में, 60 में देखिएगा इसको, ठीक है। एक सेकेंड थोड़ा सा देख लूँ मैं, हाँ ठीक है। 60 में देखिएगा, एक सेकेंड। 60 में देखिए क्या कह रहा है। 60 में सवाल करा बोला प्याज में क्या कह रहा है? प्याज में निम्नलिखित में से किस खाद जमा होता है ना। मतलब प्याज में किसमें खाद जमा होता है, यानी जो प्याज है वो किसमें खाद जो है वो जाकर के जमा होता है। तो बात करें हम कि जो इसमें सल्क पात्र होता है, जो इसमें सल्क पात्र होता है, सल्क पात्र कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार प्याज होती है ना, प्याज आप लोग देखे होंगे ऐसा होता है। भाई हमको तो एकदम एग्जैक्ट नहीं बनाने आ रहा है। ऐसा प्याज अगर सपोज दैट मान कर लेते हैं तो इसमें जो सल्क पात्र होते हैं जो इसकी सतह पर होती हैं उसमें क्या होता है? भोज पात्र जमा होता है, ठीक है। तो आप लोग को याद रखना, यानी जो खाने वाला भाग है वो कहाँ जमा होगा? तो सल्क पात्र में जमा होगा, ठीक है। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा बताइए, प्याज की बात आया है तो प्याज के गुणसूत्र कितना होता है? इसे बताएगा सभी बच्चा लोग कि सर प्याज का गुणसूत्र कितना होता है? तो प्याज में 16 गो गुणसूत्र होता है। कितना होता है? 16 गो गुणसूत्र होता है, याद रखना, ठीक है। प्याज में कितना गुणसूत्र होता है? प्याज में सर 16 गो गुणसूत्र होता है, आप लोग को ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए बहुत खूब। प्याज में कितना गुणसूत्र होता है? 16 गुणसूत्र होता है, ध्यान रखना, ठीक ना। चलिए आगे लेके चलते हैं आप लोग को। लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये जो है वो अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अस्थि मज्जा के द्वारा होता है। आप लोग को इसको याद रखना है कि ये जो है वो क्या करता है, जो अस्थि मज्जा में जो इसका उत्पादन होता है ये क्या करता है? तो रक्त को थक्का जमाने में ये मदद करता है। जैसे अब किसी को पैर हाथ कहीं पे काटता है तो वो खून रुकवे नहीं करेगा, बहते रहेगा, तो वो जो है वो अस्थि मज्जा यहाँ पे कंट्रोल करता है, ठीक है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिएगा। 62 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 62 नंबर सवाल कह रहा है
कि उपभोक्ता शोषण के प्रमुख के कारणों को लिखे। जो उपभोक्ता शोषण है इसके प्रमुख कारणों को लिखे। तो पहला है सूचना का अभाव, दूसरा है वस्तुओं की सीमित आपूर्ति, और तीसरा है उपभोक्ताओं की अज्ञानता। भाई सब तो है ये है, तो कहीं ना कहीं 62 के डी हो जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं 62 के डी हो जाएगा, क्योंकि भाई ये सभी इसमें घटनाओं को दिखाता है। ठीक है, चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। अगला सवाल दिख रहा होगा आप लोग को स्क्रीन पर। सवाल करा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में निम्नलिखित रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान ना देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दे रही है। ये नाम छुपा हुआ नाम है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, ये नाम जो है वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो आप लोग को मतलब रॉलेट एक्ट में जो है वो मतलब आंदोलन चलाने का तो आदेश दिया था, लेकिन वो लगान नहीं देने पर आदेश दिया था। ठीक है, सभी बच्चे रॉलेट एक्ट के बारे में आप लोग को इसको सवाल थोड़ा सा ये मतलब छुपा हुआ सवाल है, तो इसका आंसर आप लोग को याद रखना है स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, चलिए आंसर लेकर चलते आगे ले चलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, करा कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्ष में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। तो ये जो है वो महात्मा गांधी ने देखा था। और महात्मा गांधी जो है वो खिलाफत आंदोलन में हिंदुओं और मुसलमानों की एकताओं के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। चलिए बहुत खूब आप लोग को ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे लेकर के अगर हम चलते हैं आप लोग को, तो एक बात बताइए, इसमें जो है खिलाफत आंदोलन जो है वो कब चला था। जो खिलाफत आंदोलन है वो कब चला था, तो आपको पता है कि सर 1919 में क्या आया था, रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट आया था, आप सबको पता है कि रॉलेट एक्ट आया था 1919 ईस्वी में। और इसी समय असहयोग आंदोलन भी चला था। रॉलेट एक्ट के ही समय 1919 में ही असहयोग आंदोलन चला था। और 1922 में क्या हुआ था, चौरा चौरी कांड हुआ था। सबको पता है कि चौरी चौरा कांड कब हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो जाकर के आपका चौरी चौरा कांड जो हुआ था वो जाकर के 1922 में। तो इसी बीच में खिलाफत आंदोलन चलाया गया था, यानी 1920-21 में खिलाफत आंदोलन चला था। ठीक है, अच्छा एक बात बताएं, आप लोग को ऑप्शन में एक नाम दिख रहा है खान अब्दुल गफ्फार खान। इसका जो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है कि खान अब्दुल गफ्फार खान को और किस नाम से जाना जाता है, तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे लेकर के चलते हैं आप लोग को। चलिए ध्यान से देखिएगा आगे, ठीक ना, देखिएगा 65 नंबर सवाल देखिए आप लोग। देखिए इसको क्या कह रहा है, 65 में कह रहा है कि जुलाई 1942 की वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समिति के अध्यक्ष थे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, क्या नाम था उसका, अबुल कलाम आज़ाद नाम था। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत खूब। ठीक है, अच्छा अबुल कलाम जो आज़ाद है वो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिए थे, तो अबुल कलाम जो आज़ाद है वो कांग्रेस के 1940 वाले अधिवेशन जो रामपुर में हुआ था, नहीं रामपुर में नहीं हुआ था, रामगढ़ में हुआ था, रामगढ़ में हुआ था। ठीक है, तो रामगढ़ में जो 1940 में जो अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन बने थे, तो यही बने थे आपको जाकर के अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, चलिए बहुत खूब। चलिए एगो सवाल आप लोग बताइएगा, भारत छोड़ो आंदोलन कब चला गया था। भारत छोड़ो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, आप लोग को बताना है। तो भारत छोड़ो जो आंदोलन है वो कब चलाया गया था, तो ये चलाया गया था 1942 में चलाया गया था। कब चलाया गया था, 1942 को चलाया गया था। चलिए बहुत खूब आगे ले चलते हैं आप लोग को। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल को बनाया था। दिख रहा है सबको सवाल, ये सवाल सबको दिख रहा है, करा कि किसने कुतुब मीनार के 5वीं मंजिल को बनाया था। ठीक है, तो देखिए एक बात सबको बता दें हम कि कुतुब मीनार को जो बनाने की स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक स्टार्ट करवाया था। ठीक है, स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन इसको 4 मंजिल तक कौन बना दिया, तो 4 मंजिल तक बनाया इल्तुतमिश, लेकिन जो 5वां मंजिल है वो बनाया था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, नाम याद रखना फिरोज शाह तुगलक। तो कह रहा है 5वीं मंजिल का ना, तो फिरोज शाह तुगलक आपका आंसर सही है। सॉरी, अच्छा जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो किस वंश का स्थापना किए थे, तो गुलाम वंश का स्थापना भी कौन किए थे, गुलाम वंश का स्थापना किए थे कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगला लेके चलते हैं, आगे देखिएगा 67 नंबर सवाल देखिएगा क्या बोल रहा है। 67 नंबर सवाल में कह रहा है कि ख्वाजा
देख रहे हैं सवाल, ख्वाजा आ गया सवाल जी, ख्वाजा बोला कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शिष्य थे? तो ये ख्वाजा उस्मान हुरानी के थे, ठीक ना। आप इसको हुरानी भी नाम अगर याद रखिएगा तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। ये किसके चिश्ती जो है, किसके शिष्य थे? तो हुरानी के चिश्ती से, ठीक है। मतलब किससे कोचियोरा कहा जाता है जी, शिष्य थे, है ना। चलिए अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 68। मतलब कि संयुक्त राज्य अमेरिका के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट कहते हैं? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट छुपा हुआ सवाल, ये छुपा हुआ सवाल है, छुपा हुआ सवाल है, ठीक है। ये बहुत बच्चे कम जानते हैं इसको कि संयुक्त राज्य अमेरिका को किस, मतलब संयुक्त राज्य के किस राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो केंटुकी राज्य, केंटुकी, ये जो बी वाला है ये केंटुकी राज्य को ब्लू ग्राम स्टेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए बहुत खूब। अच्छा अमेरिका के बारे में अगर बात करें, हम अमेरिका के बारे में बात करें तो अमेरिका में मतलब दो भाग में बांटा गया अमेरिका को, ठीक है। अगर हम बात करें अमेरिका को तो अमेरिका को दो भाग में बांटा गया, इसको से नीचे काम चलेगा, इसको से चलेगा, ठीक है। अमेरिका को दो भाग में बांटा गया, एक है आपको जाकर के सॉरी थोड़ा सा मतलब सही नहीं है तबीयत। देखिए इसको कहते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और इसको कहा जाता है साउथ अमेरिका, ठीक ना। तो ये क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में यानी साउथ अमेरिका में घास के अगर मैदान बात करें हम, तो उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा गया है? जरा बताइए आप लोग, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदान को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है पेरियार घास के मैदान। क्या कहा गया है? पेरियार घास के मैदान। लेकिन जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें क्या कहा गया, जरा बताइए तो। दक्षिणी अमेरिका में क्या कहा गया घास के मैदान को? उत्तरी अमेरिका में आपको जाकर के शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के मैदान पेरियार नाम है, ठीक है। अर्जेंटीना में, इसको पूरा हम एक बार लिखते हैं, ठीक है। देखिएगा नॉर्थ अमेरिका में, भाई पूरा चल जा भाई, चल जा, एक सेकेंड रुक जा, इसके फिर से हटाते हैं, इसको लिखते हैं। नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को कहते हैं पेरियार, है ना जी। क्या बताए थे? पेरियारी घास के मैदान होता है ना, पेरियारी घास के मैदान होता है, ठीक ना। चलिए आपको आगे ध्यान रखना है, ये जो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो अर्जेंटीना में घास के मैदान को हम लोग पंपाज कहते हैं, ठीक है। पंपाज याद रखना, पंपाज लिखाता है लेकिन बोला जाता है, लड़का लोग पंपाज बोलता है, ठीक है। अच्छा दक्षिण अफ्रीका में क्या कहते हैं? साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या कहेंगे, इसको बताइएगा। साउथ अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे वेल्ड्स कहा जाता है, वेल्ड, ठीक है, वेल्ड कहा जाता है, ठीक है। अच्छा ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को हम लोग डाउन्स कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? डाउन्स कहते हैं, नाम याद रखना इसका, डाउन्स कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे ले चलते हैं। 69 नंबर सवाल देखिएगा। निम्नलिखित में से सवाल देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मपतन का एक विशिष्ट उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा एक मतलब पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो ये हो जाएगा हल्दी, ठीक है। हल्दी जो है वो विशिष्ट मतलब कि पतन का विशेष उदाहरण है, ठीक है ना। हल्दी को विशेष उदाहरण माना गया है, ठीक ना। अच्छा अगर हम बात करें तो हल्दिया में तेल शोधक कारखाना बनाया गया था, जो कि आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा, सभी को सही है, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगर हम डेली इस प्रकार के अगर वीडियो को आप लोग के सामने ला करके रखें तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक ना। तो प्लीज़ भाई लोग चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए। 69 नंबर सवाल तो हो गया। 70 नंबर देखिएगा। मतलब भारत के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता के भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? यानी उच्च तीव्रता वाला भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो कर्नाटक वाला पठार है वो भूकंपीय क्षेत्र वाला में नहीं आता है। देखो ध्यान से सीखना मेरे बात को। तो जो उत्तरी भारत में जैसे अगर हम भारत के अगर नक्शा बनाने की कोशिश करें अगर इस पे, तो जो उत्तरी भारत में है
थोड़ा सा गलत बन रहा है भाई, क्योंकि मार्कर सही से नहीं चल पा रहा, ठीक है, इसीलिए देखिएगा। क्या मैं बता रहा था, ये इसको कहा जाता है उत्तरी भारत, ठीक है, उत्तरी भारत, और इसको कहते हैं दक्षिणी भारत। तो उत्तरी भारत में ज़्यादा आपको भूकंप आने की संभावना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन के हिसाब से बात करें हम, तो ऑप्शन में उत्तराखंड तो उत्तरीय में है, ठीक है, और यहाँ कर्नाटक जो है वो दक्षिण में। तो बोला किसमें कम आता है, नहीं आता है, नहीं यानी कम आने के बराबर ये आपको जाकर के उत्तराखंड में हो जाता है, ठीक है, तो सॉरी कर्नाटक में हो जाता है, इसको आपको याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, 71 नंबर सवाल देखिएगा। क्या बोला 71 नंबर सवाल बोला, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन सा संस्था जारी करता है। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट जो है वो निम्नलिखित में से कौन सा संस्था जारी करता है, आप लोग को बताना है, ठीक है। तो ये जो संस्था वो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है ना। कौन करता है, तो विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना कि विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है, ठीक है। अच्छा, इस जो रिपोर्ट है इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 2006 में इसका शुरुआत हुआ था। ये जो रिपोर्ट है वो 2006 से मतलब कि ये चालू होने लगा था। 2020 में ये कैमा रिपोर्ट था, तो 2020 में ये जो है वो 112वां रिपोर्ट था, जिसमें जो आपको भारत जो है बोला कि 112वां रिपोर्ट नहीं था, सॉरी, इस बात को मैं गलत बता दिया, ये बात गलत बता दी मैंने, सॉरी, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। 2020 में जो है वो 112 नंबर पे मतलब कि भारत आया था, वो बताना था हमको, ठीक है, ये गलत बता दिया, ठीक ना। ये स्टार्ट हुआ 2006 में और 2020 में जो है वो 112वां नंबर के था, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। बोला अपना बैंक अपने द्वार किस बैंक के टैगलाइन है। बहुत अच्छा सवाल, ये VVI सवाल है, आपको बहुत अच्छा तरीके से इसको ध्यान रखना है। क्या सवाल कह रहा है, मतलब अपना बैंक आपके द्वार किस मतलब कि बैंक के टैगलाइन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप लोग बताइए जरूर, इसका आंसर क्या होगा से, ठीक है। 72 का जो है वो आपको जा करके आंसर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है, इंडियन पोस्ट पेमेंट, जो इसको आप लोग को IPP भी कहा जाता है ना, IPP बैंक भी यानी कहा जाता है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। तो IPP जो बैंक है इसका जो आप देखिएगा लोगों को, अगर खोल कर आप देखिएगा IPP बैंक के लोगों को, तो आपको वहाँ पे लिखा रहेगा आपका बैंक आपके द्वार, ठीक है, आपका बैंक आपका द्वार, ठीक है। चलिए बहुत खूब, अगले चलते हैं आप लोग को। हो गया, चलिए। अच्छा, इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखिएगा 73 नंबर, ठीक है। 73 नंबर कह रहा है कि किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल का स्थापना हुआ था। 73 नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा, तो ये 1854 में हुआ था, ठीक है। कब हुआ था, 1854 में हुआ था, ठीक ना। इसको आपको याद रखना है कि ये 1854 में इसका स्थापना हुआ था। बहुत ज़्यादा मोटा ले लिए जी, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, ठीक है। चलिए बहुत खूब, इसको ले लेते हैं मार्कर को। ये आपका आंसर हो गया 1854 में, ठीक है। चलिए बहुत खूब, ठीक है। बोला कि 1854 ईस्वी में काउसाजी नानाजी दभार, क्या नाम था उसका, काउसाजी नानाजी दभार जो है वो 1854 ईस्वी में बम्बई में इसका स्थापना किया था। कहाँ किया था, बम्बई में इसका स्थापना किया था। जो अभी मुंबई है और गुजरात है, ये दोनों को मिला के कहा जाता था बम्बई, ठीक ना। याद रखना कि गुजरात और मुंबई को मिला कर कहा जाता था बम्बई, इसीलिए आप लोग को ध्यान रखना 1854 में। अगला, ठीक है। 74 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, बोला कि चीन जो है वो तिब्बत पर कब्जा किया था। तो चीन जो है वो तिब्बत पर कब्जा कब किया था, तो ये किया था 1959 ईस्वी में। याद रखना, चीन जो है 1959 ईस्वी में क्या किया था, तो कब्जा किया था, ठीक ना। चलिए तिब्बत पर कब्जा किया था। अगला, बोला किस देश, 75 नंबर देख रहे हैं, बोला किस देश
ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया है? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा जाकर के श्रीलंका ने किया। ठीक है, किस देश ने थेरवाद त्रिपिटक को राष्ट्रीय विरासत के रूप में घोषित किया है? तो श्रीलंका ने किया। ठीक है, आगे ले चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि रसखान की भक्ति कैसी है? 76 नंबर सवाल आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो रसखान का जो भक्ति है वो कैसे है? तो ये 76 नंबर सवाल का आंसर हमको गलत लगा दिए। 76 नंबर सवाल का जो आंसर है वो क्या होगा? तो ये सगुन होगा। ठीक ना, रसखान जो है वो सगुन भक्ति के कवि थे। याद रखना आप लोग, रसखान जो है वो कैसा कवि है? सगुन भक्ति के कवि है। ठीक ना, अगला सवाल देखिएगा, कितना नंबर सवाल? अगला है 77 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, लंबा टाइम चल जाता है जी, इसीलिए आप लोग बताइए क्या एक सेट सुबह में करवा देते हैं मतलब कि लगभग 6 या 7 बजे के आसपास। ठीक है, और एक सेट शाम में करवा दिया करेंगे लगभग 6 बजे शाम के। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन सुबह, 50 क्वेश्चन शाम में सेट के एक सेट अगर कवर हो जाएगा। आप लोग इस पर क्या कहते हैं नहीं कहते कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, चलिए बहुत खूब। जो बच्चे चैनल पे अभी आए हैं, नए जुड़े हैं, उसको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल, बोला कि भारत माता जो है इसका लेखक कौन है? भारत माता का लेखक कौन है? तो देखिए क्या बोल रहा है, भारत माता किस कवि की रचना है ना? ये तो है आपको सुमित्रानंद पंत के। ठीक है, सुमित्रानंद पंत। ठीक है, भारत माता जो कविता है इसका लेखक कौन है? सुमित्रानंद पंत। ठीक है ना, चलिए बहुत खूब बहुत खूब। ठीक है, 77 नंबर सवाल का आंसर क्या हो जाएगा? 77 का सी हो जाएगा। ठीक है, भारत माता बद्री नारायण चौधरी उपाध्याय प्रेमधन की रचना है। ये भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, वो तो आपको बताना था, लेकिन ये आपको सुमित्रानंद पंत इसका आंसर सही है। चलिए ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को मिलता है क्या? अब यहाँ से मिलता है व्याकरण। व्याकरण कह रहा है कि तल्लीन का संधि विच्छेद क्या है? तल्लीन, आप इसको बोल के देखिए, तल्लीन। तो इसका जो है ना वो तत् प्लस लीन बनता है। ठीक ना, तत् प्लस लीन, ऑप्शन नंबर ये सही है। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है 79 में, बोला कि किसी के हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? किसी के लिए क्या बोला? किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो 79 के आप लोग को याद रखना वाक्यांश के लिए उपहास होगा। ठीक ना, क्या होगा? उपहास होगा, इसका ध्यान रखना आप लोग को। क्या हो सकता है बाबू? इसका उपहास हो सकता है। अगला सवाल, बोला कि दिए गए वाक्य में किस से संबंधित अशुद्धियां हैं? सब अशुद्धि पकड़ने के लिए बात कर रहा है 80 नंबर में। 80 में क्या कह रहा है? बोला कि मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊँगा। भाई ये तो टाइम भी डिसाइड कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं संज्ञा का भी बोध करवा देगा, ये संज्ञा में गलत कर दिया। ठीक ना, चलिए आगे देखे चलिएगा। अगला सवाल देखिएगा, 81 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बोला कि भारत में विश्व के कितने प्रतिशत आबादी वास करता है? भाई ये तो बच्चा जानता है, जनसंख्या बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है मेरे देशवासियों, इस पे थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, थोड़ा सा काम कीजिए। ये 17 पॉइंट कितना है? 17 पॉइंट, भाई चल जा 17.5 है। ठीक है, चलिए आगे ले चलिएगा। अगला सवाल इसका आंसर दीजिए, 82 नंबर का आंसर दीजिए। बोला कि भारत रत्न किस अवसर पर प्रदान किया जाता है? जो भारत रत्न, हाँ ये सवाल अच्छा है, भारत रत्न जो है वो कितने तारीख को दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है वो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर दिया जाता है, और वो कब है? 26 जनवरी को। 26 जनवरी को आप लोग को क्या दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार दिया जाता है 26 जनवरी को। ठीक है, चलिए बहुत खूब, आगे चलते हैं। अगला सवाल आप लोग 83 नंबर के देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है? 83 नंबर सवाल देखिएगा, मतलब पाल घाट जो है वो निम्नलिखित में से किसके मध्य स्थित है? पाल घाट किसके मध्य स्थित है? तो नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है? पाल घाट स्थित है। ठीक है, चलिए आगे ले चलते हैं। 83 नंबर सवाल हो गया, 83 भाई खत्म, 83 खत्म। चलिए 84 देखिएगा, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा खराब तरीके से आ गया है, कोई बात नहीं, मैं इसको पढ़ के सुना दूंगा। ठीक है, कह रहा है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो ये राजस्थान वाला जो एरिया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाया जाता है, राजस्थान जैसलमेर वाला एरिया में। ठीक है, चलिए अगला सवाल 85 देखिए, बोला कि आम्र वर्षा यानी मैंगो सोवर संबंधित है। आम्र वर्षा जो है वो किससे संबंधित है? आपको ध्यान रखना, आम्र वर्षा जो है वो बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाले वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। ऑप्शन देख रहे हो, आमों की बौछार, आमों का उपकला, भाई आमों की फसल है,
ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये इसका आंसर जो है वो सी वाला, यानी कि बिहार और बंगाल में जो मार्च अप्रैल में जो वर्षा होती है इसको कहते हैं आम्र वर्षा। बिहार में इसको क्या कहा जाता है ना कि आप लोग मतलब कि अगर क्या होता है कि जैसे अगर इस वर्षा में हम लोग भीगते हैं तो कहीं ना कहीं मतलब सर्दी जुकाम होने की संभावनाएं रहती है, ठीक है। चलिए बहुत खूब, आगे चलते हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, देरी मत करो सब्सक्राइब करने में। अगला सवाल, बाकी भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे के अतिरिक्त होने के कारण अनवर होता है? तो ये जो आपका जो आंसर हो जाएगा वो लेटराइट मृदा हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। अगला सवाल 87 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, मतलब बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर, भाई जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था आधुनिक भारत का मंदिर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो ये बिहार के निवासी हैं, ठीक है। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में कौन चुने गए थे? तो ये आपको राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे, ठीक है। इंदिरा गांधी की बात करें तो इंदिरा गांधी भारत के फर्स्ट महिला प्राइम मिनिस्टर कौन थी? तो ये आपको इंदिरा गांधी थे, ठीक है। महात्मा गांधी के तो सबको जानते हैं, महात्मा गांधी के तो बच्चा जानता है कि ये भारत के राष्ट्रपिता के रूप में इसको मान्यता दिया गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल क्या कर रहा है कि टाइटन किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? टाइटन, भाई टाइटन तो आप लोग को फेमस ग्रह है जी, शनि का सबसे फेमस ग्रह कौन सा है? टाइटन है, ठीक है। ऐसे ग्रह में बात करें तो सबसे पहले सूर्य होता है, सन होता है, उसके बाद क्या होता है? बुध होता है, ठीक है, बुध होता है। और उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद होता है शुक्र, ठीक है, शुक्र। और उसके बाद होता है पृथ्वी, उसके बाद होता है मंगल, है ना, शायद मुझे इस प्रकार से याद है आप लोग को। और उसके बाद क्या होगा? मंगल के बाद क्या होगा? बृहस्पति होगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइटन हो गया शनि का। अगला 79 होता है ना, 89 नंबर के सवाल, मतलब कि भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानूनी मंत्री कौन थे? तो 79 के BR अम्बेडकर कानूनी मंत्री के रूप में चुने गए थे। अगला सवाल 90 नंबर सवाल देखिएगा, मतलब कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 ईस्वी की जनगणना के आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष है तथा यथावत रहेगा? ऐसा जो है वो हो गया यथावत रहेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो 90 का क्या होगा? तो 2026 तक यथावत रहेगा, ठीक ना। ये 26 तक आपको बात किया गया, ठीक ना। अगला सवाल 51 नंबर सवाल देखिएगा क्या कह रहा है, बोला कि निम्नलिखित धातुओं को उसके अभिक्रियाशील के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे ज़्यादा जो आपको जो होता है वो क्रियाशील वो सोडियम होता है, सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? सोडियम। उसके बाद है मैग्नीशियम, और उसके बाद होता है एल्युमिनियम, और उसके बाद होता है जिंक। तो खोज लीजिए सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए बहुत खूब, हो गया। आगे ले चले, 91 के बाद 92 देखा जाए। 92 नंबर सवाल देखिए क्या कर रहा है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंद के लिए अनिवार्य है? यानी रक्त स्कंद के लिए मतलब जब आपको क्लॉटिंग होता है तो उसके लिए क्या अनिवार्य है? तो ये जा करके आपको कैल्शियम अनिवार्य है, ठीक है। अगला सवाल, मतलब कि प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो क्या करता है? तो प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कर रहा है, मतलब जीवन का आधारभूत पदार्थ का माना जाता है क्या? जीवन का आधारभूत जो है वो किस पदार्थ को माना जाता है? तो ये माना जाता है जाकर के आपको जीव द्रव को, ठीक है। ये आधारभूत जीव द्रव को माना जाता है। अगला सवाल, कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किसमें? प्रकाश संश्लेषण जो है सबसे ज़्यादा जो है वो किस में होगा? तो आपको बता देना है लाल रंग में होता है प्रकाश संश्लेषण जो है फोटोसाइनेसिस की दर सबसे अधिक किस में होगा? तो लाल रंग में होता है, ठीक है। अगला सवाल, मतलब कि तुमसे यह किसने कहा? इसका इंग्लिश क्या होगा? तुमसे यह किसने कहा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो भाई इसका आंसर आपको जाकर के हु सेड, ये आपको हु सेड दिस टू यू, मतलब तुमसे यह यानी कि किसने कहा, इसका ट्रांसलेशन करके देना था आपको इंग्लिश में, ठीक है। अगला सवाल क्या कह रहा है, बोला कि 97 बोला कि चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन की बात कर रहा है। तो ये बोला कि दया एज सफरिंग, मतलब दया सफरिंग किसको से?
फीवर से यानी बुखार लगा हुआ है, तो क्या बुखार में है, इन या बुखार के आसपास है, या बुखार का है, या बुखार से ही वो पीड़ित है, सफरिंग है, तो कहीं ना कहीं फ्रॉम आपका जो है वो आंसर सही होने वाला है, फ्रॉम आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है, 98 नंबर सवाल देखिएगा। 98 नंबर क्या कह रहा है, बोला कि ही सेड वेदर इज माई कार, है ना, वेयर इज माई कार, सॉरी वेयर इज माई कार, तो बोला कि इसका आपको क्या करना, स्पीच बनाना है। ठीक है, तो ही इंक्वायरीड यानी कि वो आपसे इंक्वायरी कर रहा है कि भाई आप मुझे बताइए कि मेरा कार कहाँ है। 99 नंबर सवाल देखिएगा। 99 नंबर क्या कर रहा है, बोला कि गिवन दिस सेंटेंस को क्या करना, प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड। ठीक है ना, बोला कि 99 नंबर सवाल में क्या कर रहा है, बोला कि द बुक विल गिव यू डॉट 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 प्रेसिडेंट रिजल्ट, तो ये अन आपको आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 100 नंबर सवाल आप पढ़ लीजिए इसी प्रकार से। ठीक है, क्या कर रहा है 100 नंबर सवाल में, बोला 100 नंबर सवाल में अगर चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, बोला कि द पोर्ट्रेंड वाज ऑन द डॉट डॉट ऑन द वॉल, तो ये हैंगर आपको जाकर के इसका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, आप लोग को मैं 100 सवाल यहाँ पे करवा दिया हूँ, तो आप लोग को चैनल पे जो भाई नए हैं, जो मेरे बंधु मेरे भाई चैनल पे नए आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और बिहार पुलिस के इसी प्रकार अगर आपको सेट अच्छा लग रहा है तो एक बार एक अच्छा सा कमेंट अपने लिए मेरे लिए कर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों को कमेंट पढ़ के थोड़ा सा खुशी महसूस कर सकूं। ठीक है, चलिए बहुत खूब, चलिए बहुत अच्छा। ठीक है, और आप लोग के कोई भी मेरे भाई या किसी भी भाई या किसी का बहन अगर 10th की तैयारी करता है, तो उसके लिए एक नया चैनल बना दिया गया है, वो आपको इसी चैनल के मतलब कि चैनल पेज में जाकर देखिएगा तो मिल जाएगा। उसका नाम है DMC बोधगया, DMC बोधगया, DMC बोधगया, DMC बोधगया शॉर्ट्स कुछ करके नाम है इसका। ठीक है, देखिएगा, इस पे मैं क्लास 10th के बच्चे को पढ़ाता हूँ, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, इसी प्रकार के बच्चों को मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ। तो आप लोग को अगर कोई भी छोटा भाई या बंधु है तो उन लोग को वो वाला चैनल पे DMC बोधगया शॉर्ट वाला चैनल पे भेज दीजिएगा। ठीक है, चलिए, लेकिन मैं उसका नाम चेंज कर दूंगा, बहुत जल्द कर दूंगा, उसका नाम जो है वो सही से नहीं मुझे सुटेबल कर पा रहा है। ठीक है, चलिए, लेकिन आप लोग को इसके नीचे अगर कोई लड़का पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर ले। ठीक है, चलिए, कैसा लगा वीडियो एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। क्या आप लोग को अगला सेट इसी प्रकार करवाया जाए? अगर हाँ तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, तो समझ जाएंगे कि हाँ आप लोग अगला सेट के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, आप लोग से मिलते हैं अगले दिन।